वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 8 फरवरी के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। पहली जो न्यूज़ है वो युद्ध अभ्यास के बारे में है, तो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। तो युद्ध अभ्यास इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो 16 एडिशन ऑफ इंडो यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, वो राजस्थान में हेल्ड होने वाली है 8 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में। तो आप लोग याद रखिएगा कि युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब हम लोग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो ये यूएसए और इंडिया के बीच में लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी है। और ये जो एक्सरसाइज है वो 2004 से स्टार्ट हुई थी और किसके अंडर हुई थी, तो उसको यूएसए आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंडर ये जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की गई थी। युद्ध अभ्यास का जो मेन एम ये है कि जो यूएसए और इंडिया की आर्मीज़ हैं उनके बीच जो कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी है वो बढ़े। और इनका जो मेन फोकस है वो है काउंटर टेररिज्म को लड़ने के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंडक्ट की जा रही है कि मतलब इससे जो काउंटर टेररिज्म है उस पर भी फोकस किया जा सके। और जो इस एक्सरसाइज है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे जो दोनों आर्मीज़ हैं, दोनों कंट्री की जो आर्मीज़ हैं उनमें जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बढ़ेगा और इससे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी इंक्रीज़ होगा और इससे जो इंडिया का जो की रोल है इंडो पैसिफिक रीजन में वो भी इंक्रीज़ होगा। अब हम लोग और एक्सरसाइज देख लेते हैं जो इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में होती है। पहली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज टाइगर ट्रयम्फ के बारे में है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ब्रिज प्रहार के बारे में है। ये जो है वो स्पेशल फोर्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है 2010 से, और ये अल्टरनेट वे में हो रही है। मतलब पहले अगर इंडिया ने कंडक्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो यूएसए कंडक्ट करेगा। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज स्कॉप इंडिया। तो ये जो है वो बाईलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मालाबार है। तो एक्सरसाइज मालाबार जो है वो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज है। और ये 1992 को स्टार्ट की गई थी इंडिया और यूएसए की नेवी के द्वारा, और उसके बाद 2015 में जापान ने भी ज्वाइन कर लिया था। और 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसने भी इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट किया था 2017 के बाद। तो अब ये जो एक्सरसाइज मालाबार है उसमें 4 कंट्री है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया नेवी। तो ये पूरी एक्सरसाइज थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये जो पूरा टॉपिक था वो युद्ध अभ्यास के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कमीशन बनाया गया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जुलाई 31 को सबमिट करेगी, और ये जो कमीशन है उसको हेड कर रही थी जस्टिस जी रोहिणी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे आता है कि जस्टिस जी रोहिणी जो है वो कमिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आंसर होगा कि ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि 27% जो रिजर्वेशन है अभी जॉब और एजुकेशन में ओबीसी को प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और लेकिन इससे सिर्फ कुछ ही जो एफिलेंट कमिटीज़ है ओबीसी की वो मेजर जो कोटा होता है उसको बेनिफिट उठा पाती हैं। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी का मतलब ये है कि कैटेगरीज हैं उसको क्रिएट किया जाए ओबीसी रिजर्वेशन के अंडर।
अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कमीशन बना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो कमीशन है वो 2017 में अपॉइंट की गई थी, और मैंने हेड बताया कि जस्टिस एस रोहिणी द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। तो 2017 में इसको अपॉइंट किया गया था, और इसका जो मेन पर्पस ये था, ऑब्जेक्टिव ये था, तो इस कमेटी का जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिजर्वेशन का डिफरेंट जो कास्ट ऑफ कमिटीज़ है ओबीसी के अंडर, उसको वो एग्ज़ाम करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ओबीसी है उसको दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर पीपल है उनको तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो मोर बैकवर्ड क्लासेस है उनको जो कोटा का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो कोटा का बेनिफिट है वो सिर्फ लिमिटेड जो सेक्शन है ओबीसी के उन्हीं को सिर्फ बेनिफिट मिल पाता है। इसलिए ये जो कमेटी है वो इन इक्विटेबल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो एग्ज़ाम करेगी, और जो ओबीसी की कास्ट है उसको डिफरेंट पैरामीटर्स और साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू जो है उसको वो कैटेगराइज करेगी। और थर्ड ये है कि जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट में एंट्रीज़ है उसको वो एडिट मतलब फिर से उसकी जांच करेगी, और फिर जो रिकमेंडेशन है उसको वो करेक्ट करेगी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहती हूँ कि ये कमीशन जो है वो क्यों सेटअप की गई थी। तो सबसे पहले जो एनसीपीसी है उन्होंने 2015 में रेकमेंड किया था कि बहुत सारे जो सेक्शन हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो एनसीपीसी ने सजेस्ट किया था कि जो ओबीसी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। पहली जो कैटेगरी होगी वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की होगी, सेकंड जो कैटेगरी होगी कि वो मोर बैकवर्ड क्लासेस की होगी, और जो थर्ड कैटेगरी होगी वो बैकवर्ड क्लासेस की होगी। तो 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करने के लिए मांग की थी। और एनसीपीसी जो है वो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है उससे रिलेटेड ये जो मीज़र है उसको लाता है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करने की मांग की थी, इस वजह से ये जो कमीशन है उसको सेटअप किया गया है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में था। आप लोग बस ये याद रखिएगा कि ये जो कमीशन है उसको हेड किसने किया है, तो जस्टिस जी रोहिणी द्वारा ये कमीशन जो है वो सेटअप किया गया है, क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। और इस इंडेक्स में इंडिया की जो 2 प्लेस है वो ड्रॉप हो गई है। अभी जो करंटली इसकी जो पोजीशन है इस इंडेक्स में वो 53rd है। अब हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 2006 से स्टार्ट किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा, और ये जो इंडेक्स है वो डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है उसकी इमेज है वो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। और ये 167 कंट्री है उसकी जो डेमोक्रेसी का स्टेटस है उसको वो इंडेक्स में रैंकिंग देता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंडर जो इंडेक्स है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है सिविल लाइबिलिटीज़, सेकंड है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, थर्ड है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फिफ्थ है पॉलिटिकल कल्चर। तो ये 5 इंडेक्स के अंडर कैटेगरीज़ है। तो कैटेगरीज़ जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब थोड़ी सी पता होना चाहिए कि किस रिलेटेड जो है वो इंडेक्स में कैटेगरी रखी गई है। और इस इंडेक्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है और जो कंट्री है उनको 0 से लेकर 10 के बीच स्कोर दिया जाता है, और ये जो स्कोर है वो 60 इंडिकेटर के हिसाब से दिया जाता है। और जो 60 इंडिकेटर है, ये जो 5 कैटेगरी इसी के अंडर जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है। और जो स्कोर के बेसिस पे जो कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 4 टाइप्स में। पहली जो टाइप है वो है फुल डेमोक्रेसी, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लॉज डेमोक्रेसी, थर्ड है हाइब्रिड रिजीम, फोर्थ है अथॉरिटेरियन रिजीम।
अब हम लोग इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग देखते हैं। तो इंडिया की 2 पोजीशन कम हो गई, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इंडिया का जो स्कोर है वो 6.61 है और इंडिया जो है अभी 53rd पोजीशन पे है 2020 में। और ये जो रैंकिंग जो है वो कम इसलिए आई है क्योंकि पहला बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट उसमें लैप्स देखा गया है, उसमें डिफरेंसेस देखे गए हैं। और जो गवर्नमेंट का सिविल लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो सप्रेसिव एक्शन भी देखा गया है। और इंडिया जो है वो फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी में क्लासिफाइड की गई है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसको फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी के अंडर क्लासिफाइड किया गया है और इसको यूएसए, फ्रांस और बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ इसको फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी में ऐड किया गया है। और इंडिया जो है वो हाईएस्ट उसकी रैंकिंग है नेबरिंग कंट्री से। श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो 68 है, बांग्लादेश की 76, भूटान की 84 और पाकिस्तान की 108। इंडिया की जो है वो नेबरिंग कंट्री से सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी क्या होता है, क्योंकि इंडिया जो है वो फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी में कैटेगरी में आता है, तो इसके बारे में भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लॉज्ड डेमोक्रेसी कंट्री उसको बोला जाता है जो कंट्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होल्ड करती है और जो सिविल लाइबिलिटीज़ है उसकी भी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कुछ पॉइंट पे कुछ जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ उसमें वीकनेस है। और उनमें जो वीकनेस है वो है जो भी पॉलिटिकल कल्चर है वो अनडेवलप्ड है और जो गवर्नेंस है उसमें प्रॉब्लम है और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसका जो लेवल है वो लो है। और जो ये डेमोक्रेसी कंट्री है उस पे उसको जो टॉप है वो नॉर्वे ने किया है, सेकंड पोजीशन में आइलैंड है, थर्ड है स्वीडन, फोर्थ है न्यूजीलैंड, फिफ्थ है कनाडा। तो आप लोग इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा और फ्लॉज्ड कंट्री क्या होता है वो याद रखिएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है उसकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुई है, मतलब फ़र्स्ट मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के दौरान जो मेंबर कंट्रीज़ थे उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। अब हम लोग स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जो है वो इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है उसको बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाएगा। और ये जो टेलीस्कोप होगा वो सिंगल टेलीस्कोप नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं बनाया जाएगा। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये देखिए कितने सारे जो टेलीस्कोप है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो टेलीस्कोप होगा उसमें एरे ऑफ एंटीना स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया जाएगा और सेटअप किया जाएगा साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। और जो साउथ अफ्रीका में जो एंटीना जो मतलब लगेंगे वो होस्ट हाई और मिड फ्रिक्वेंसी डिश एंटीना लगाए जाएंगे और जो ऑस्ट्रेलिया में है वो लो फ्रिक्वेंसी एंटीना लगाए जाएंगे। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है बनाने का कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो डीप स्टडी कर सके यूनिवर्स को, उसको अच्छे से जान सके और जो भी एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी सीक्रेट है उसको वो अनरिवील कर सके, मतलब उसके बारे में जान सके। और गोल यही है कि जो यूनिवर्स है और उसका जो एवोल्यूशन है उसको वो स्टडी कर सके और जो भी कॉस्मिक मैग्नेटिज्म है उसका कैसे ओरिजिन हुआ है उसके बारे में स्टडी कर सके और डार्क एनर्जी और जो गैलेक्सी का एवोल्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड वो स्टडी कर सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक्स्ट्रा वीक टेरिटोरियल सिग्नल है उसको वो डिटेक्ट कर सके और जो मॉलिक्यूल्स जो सपोर्ट लाइफ कर सकता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए सपोर्ट कर सकता है उसको वो सर्च कर सके। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी उसको सेटअप करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये जो
तो इस काउंसिल के अंडर जो मेंबर कंट्री है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, इटली, नेदरलैंड, पोर्तुगल, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। तो ये इतने सारे जो मेंबर है वो इस काउंसिल के मेंबर है। और एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया की जो स्क्वायर किलोमीटर एरे की जो मेंबरशिप है वो करेंटली अभी रिव्यू हो रही है इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, और ये जो है कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो मेंबरशिप है उसका जो रिव्यू है वो कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है वो न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे फोकस करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन होगा स्काई किलोमीटर एरे का, तो उसको जो करेगा वो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है। और इंडिया जो है वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के थ्रू कर रहा है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के बारे में था। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा और इंडिया मेंबर है कि नहीं वो याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कपला कैंपेन के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा में कपला कैंपेन के बारे में इन्फॉर्म किया है। और ये जो कैंपेन है वो 2020 में अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च जब बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये जो कैंपेन है उस दिन लॉन्च किया गया था। अब हम लोग कपिला कैंपेन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो कपिला आपको वर्ड दिख रहा है उसका जो फुल फॉर्म है वो है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको नाम से पता चल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड ही ये कैंपेन होगा। और ये जो कपला कैंपेन है उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो ये लिटरेसी और अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो फिर मिनिस्ट्री जो है वो इजी है, आपको मतलब एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। बस आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अगर फुल फॉर्म याद रहेगा तो नोडल मिनिस्ट्री जो है आपको आराम से पता चल जाएगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो क्रिएट किया जा सके। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर वो डेवलप किया जाए, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो स्टूडेंट और जो फैकल्टी होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनके लिए होगा। और जो वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है उसका इंटरवेंशन किया जाएगा फैकल्टी और जो स्टूडेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस कैंपेन का। तो आप लोग याद रखिएगा जो कपला कैंपेन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी है और जो अवेयरनेस कैंपेन है इससे रिलेटेड उसको वो इंक्रीज़ करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने न्यू स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और ये जो स्कीम है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हेल्थ केयर है उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं उसको डेवलपमेंट किया जाए 6 ईयर के लिए। मतलब ये जो टेन्योर होगा इस योजना का वो 6 ईयर होगा। अब हम लोग प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में जानते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, न्यू स्कीम है तो टाइप पता होना चाहिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्कीम के अंडर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट है हेल्थ सेक्टर के उसको स्ट्रेंथन करना है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो न्यू इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट करना है, और जो न्यू इंस्टीट्यूशन है वो जो न्यू और इमर्जिंग डिसीज़ है उसको वो डिटेक्ट करेगा और उसको वो क्योर करेगा। और ये जो स्कीम है उसका ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर का है, और इस स्कीम के जो फीचर्स हैं वो जानते हैं। तो इस स्कीम के अंडर जो है वो डिफरेंट जो रूरल अर्बन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर है उसको सेटअप किया जाएगा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को सेटअप किया जाएगा, और जो क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल ब्लॉक है उसको सेटअप किया जाएगा, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ है उसको सेटअप किया जाएगा, और जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म है WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन में उसको डेवलप किया जाएगा। इस स्कीम के अंडर जो 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज़ हैं उसको सेटअप किया जाएगा, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो वायरस की स्टडी करता है उसको वायरोलॉजी बोला जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो 4 रीजनल सेंटर में ओपन होगी। और इस स्कीम के अंडर जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसकी 5 रीजनल ब्रांच भी बनाई जाएगी, और जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पैनल है उसका भी एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस स्कीम के अंडर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। आप लोग बस ये याद रखिएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कौन सी टाइप की स्कीम है। तो फिर ये जो पूरा टॉपिक था वो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में था। आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।